नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। विद्याकुल परिवार में एक बार पुनः से आप सभी साथियों का हार्दिक आभार, अभिनंदन, स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, शुभ प्रभात। जल्दी से एक बार सभी साथी जुड़ जाइए फटाफट तरीके से और हम लोग आज की क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट करें। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है आज की क्लास में हमारा टॉपिक है परावैद्युत और ध्रुवण। पार्ट 2 अभी कर रहे हैं और पार्ट 2 में आज हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाई इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार ये परावैद्युत जो कि डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है, ठीक है, और ध्रुवण क्या होता है। इन दोनों चीजों के बारे में आज डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि अगर किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश को, किसी भी इलेक्ट्रॉन को ले जाया जाता है तो उस पर किस प्रकार से बल लगता है और किसका त्वरण कितना होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में जानेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अर्जित करता है। सभी चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल से आज जानेंगे, समझेंगे। सभी साथी एक बार फटाफट तरीके से कनेक्ट कर जाए। गुड मॉर्निंग बिट्टू, गुड मॉर्निंग दितिक, गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड मॉर्निंग राधिका, गुड मॉर्निंग चंदन। कैसे हो आप सभी, एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नाश्ता पानी किए कि नहीं किए, कर लिए? चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड मॉर्निंग पिंकी, गुड मॉर्निंग मुस्कान, गुड मॉर्निंग गौरी, गुड मॉर्निंग अमित, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को शुभ प्रभात। तो चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी शुरुआत करते हैं। अगर आपको हैंड रिटन नोट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी जानकारी, तो हैंड रिटन नोट से संबंधित अगर आपको हैंड रिटन नोट घर बैठे चाहिए तो आपको दिए गए नंबर पे बस कॉल करना है और इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हुए आगे देखते हैं। आज आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत ही शानदार कंसेप्ट और उस कंसेप्ट का नाम है परावैद्युत और ध्रुवण, ठीक है। पाठ 2 के अंतर्गत आज क्या क्या सीखेंगे, स्थिर वैद्युत परिरक्षण सीखेंगे और परावैद्युत ध्रुवण सीखेंगे और एक आध बच्चों का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, उसे भी आज मैं लाया हूं तो न्यूमेरिकल भी करना सीखेंगे जो आपने पूछे हैं। कई सारे बच्चे मैं देख रहा था कि ऊर्जा का एक सवाल पूछ रहे हैं, स्थिर विद्युत ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का। कल परसों भी पूछा था एक बच्चे ने और कल भी एक बच्चे ने ऊर्जा का एक क्वेश्चन डाला था। तो वही सेम क्वेश्चन सब बच्चे पूछ रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन देखना क्या है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है दो आवेशों 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम जो क्रमशः -9 सेंटीमीटर 0,0 और 9 सेंटीमीटर 0,0 पर स्थित है कि ऐसे निकाय जिस पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है, कोई बाह्य क्षेत्र उसके ऊपर नहीं लग रहा। आगे कहता है कि स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा सभी साथी। कह रहा है कि 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम के दो आवेश, दो आवेश हैं भाई, बना देंगे दो आवेश, ऐसे बना दीजिए। एक आवेश यहां बनाइए, एक आवेश यहां बनाइए, दो आवेश बना दीजिए। एक है 7 माइक्रोकूलम का, यहां बना देते हैं 7 माइक्रोकूलम, और एक बना देते हैं -2 माइक्रोकूलम, यहां बना दिया। चलिए सर डन है। आगे क्या कहता है, कहता है कि इनकी जो स्थिति है ना, ये देखिए ये क्या दिया है, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया है इनकी स्थितियां। क्या दी है, स्थितियां दी हैं। जब भी ऐसे कोई बॉक्स में दे दे, कुछ ऐसा दे दे, लिखा रहे कि भाई साहब 9 सेंटीमीटर, 0, 2 सेंटीमीटर, कुछ ऐसे दे दे, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है ये आपके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, निर्देशांक दिए हुए हैं। मतलब कि अगर आपको एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष खींचना पड़े तो यहाँ पे ये जो 9 सेंटीमीटर है ना, ये एक्स अक्ष में जा रहा है, एक्स अक्ष में गया है, कहीं पर पॉइंट है। 0 यानी कि वाई अक्ष में ये 0 है, वाई अक्ष में गया ही नहीं। और अगर कहीं 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब जेड अक्ष में ये 2 सेंटीमीटर गया है। इस हिसाब से इसके सामने कोई बिंदु यहां पे होगा। तो ये कोऑर्डिनेट बताता है, निर्देशांक बताता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, -9 सेंटीमीटर 0,0, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ एक्स अक्ष में -9 गया है, बाकी के जो वाई और जेड निर्देशांक है वो 0 है। तो y और z अक्ष के जो निर्देशांक है चूंकि हमारे शून्य है, तो हम यहाँ पे इसका अगर डायग्राम बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो डायग्राम देखिए हम इसका कैसे बना सकते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे x अक्ष के ही दोनों निर्देशांक दिए हैं, एक दिया है +9 सेंटीमीटर और एक दिया है -9 सेंटीमीटर। दोनों ही पॉइंट, एक दिया है प्लस में, एक दिया है माइनस में। एक्स में ही आप जानते हैं दो अक्ष होते हैं, एक होता है प्लस एक्स अक्ष और एक होता है माइनस एक्स अक्ष। सभी बच्चे जानते हैं, एक होता है प्लस एक्स अक्ष और एक होता है माइनस एक्स अक्ष। यानी कि अगर मैं इस तरफ से y बनाऊं तो y में इधर जब x बनता है तो एक x प्लस बनता है, और इधर तरफ अगर जाते हैं ना विपरीत दिशा में इसके, तो इधर होता है हमारे पास माइनस एक्स अक्ष। तो हमारे पास दो एक्स अक्ष बनते हैं, एक प्लस एक्स अक्ष और एक होता है माइनस एक्स अक्ष। इसी प्रकार से y का भी बनता है। अगर मैं ऊपर प्लस y बनाऊं तो नीचे क्या बनेगा, माइनस का y बनेगा। इसी प्रकार से अगर मैं z बाहर की तरफ ऐसे निकालूं तो प्लस जेड एक्स होगा, और अगर बोर्ड के भीतर की तरफ चला जाऊं तो माइनस जेड एक्स हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जेड एक्स होते हैं।
जेड अक्ष भी बहुत सारे हैं, तो आप समझ गए हो एक्स वाई जेड किस तरीके से। अब कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे कह रहा है कि माइनस का 9 सेंटीमीटर और ये कह रहा है प्लस का 9 सेंटीमीटर। अगर माइनस का 9 सेंटीमीटर एक्स पे ले रहे हो तो माइनस का 9 सेंटीमीटर किधर लोगे भाई, जीरो से पीछे की तरफ, जीरो से पीछे होता है माइनस, है ना। तो जीरो से पीछे आप कहीं यहां पे लोगे, कोई एक बिंदु रखोगे और वहां पे इस आवेश को रखोगे। किस आवेश को रखोगे, 7 माइक्रोकूलम वाले को। 7 माइक्रोकूलम वाले को कहां रखोगे, यहां पे रखोगे। जीरो से कितना पीछे गए, 9 सेंटीमीटर पीछे गए, तो यहां पे ये 9 सेंटीमीटर आप पीछे चले हो जीरो से, और वहां पे क्या रखे हो, 7 माइक्रोकूलम, यानी कि पहला वाला आवेश रखे हो। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है, ये कहता है 9 सेंटीमीटर जो प्लस वाला है ना, वहां पे कितना आवेश रखा है, 2 माइक्रोकूलम, वो भी माइनस का। तो ये जो प्लस 9 सेंटीमीटर है, यानी कि जीरो से जो आगे जाओगे 9 सेंटीमीटर प्लस में, कहीं यहां पे कोई बिंदु होगा, वहां पे क्या होगा, 9 सेंटीमीटर जो आगे जाओगे प्लस में जाओगे, वहां पे कितना कूलम का आवेश रखा हुआ है, -2 माइक्रोकूलम। -2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा। डन है भाई। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ इतना समझ में आया, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ भाई इतना समझ में आया, बल्ले कमेंट बॉक्स करो फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ सर समझ में आया, ठीक ठीक ठीक। नोट्स नहीं है, अरे तो नोट बनाते जाओ ना जी, कॉपी में नोट करते जाओ, हाँ क्या दिक्कत है। एक बार रिपीट कर दे, एक बच्चा लिखा है एक बार रिपीट, तो ध्यान से देखो, कुछ है नहीं यार, ध्यान समझो समझ जाओगे। कह रहा है भाई कि यहाँ पर देखो जो इस तरीके से निर्देशांक दिए होते हैं ना, ये 3 बार दिया है, यहाँ पे भी देखो 3 बार दिया हुआ है। तो इसका मतलब होता है ये जो दिया है ये एक्स अक्ष होगा, ये वाला वाई अक्ष, ये वाला जेड अक्ष, ये वाला एक्स अक्ष, ये वाई, ये जेड। अब एक्स में कितना दिया हुआ है, एक्स में दिया है आपको 9 सेंटीमीटर, ये भी एक्स में 9 सेंटीमीटर दिया, लेकिन ये प्लस, ये माइनस में दिया है, ये प्लस में दिया हुआ है। एक्स भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है माइनस एक्स अक्ष और एक होता है प्लस एक्स अक्ष। जो माइनस एक्स अक्ष होता है उसमें देखिए कह रहा है 9 सेंटीमीटर चला गया, माइनस एक्स अक्ष में 9 सेंटीमीटर, और ये प्लस एक्स अक्ष में 9 सेंटीमीटर इधर गया, बस। बाकी वाई जेड इसमें जीरो, वाई जेड जीरो, मतलब कहीं गया नहीं है, वाई जेड में गया ही नहीं है, दो प्लेन्स में गया ही नहीं, वाई जेड में गया ही नहीं, उससे लेना देना ही नहीं है। सिर्फ एक्स एक्स में गया है 9 सेंटीमीटर माइनस में, 9 सेंटीमीटर प्लस में। कह रहा है कि जो माइनस वाला है वहां पे 7 माइक्रोकूलम रख दो, और जो प्लस वाला 9 सेंटीमीटर आगे गए वहां पे माइनस का 2 माइक्रोकूलम रख दो। बस इतनी सी बात है, बस इतनी ही बात है, ठीक है। आगे ये कहता है कि पर स्थित है कि ऐसे निकाय हैं, यहां पे ये पूरा क्या बन रहा है, एक निकाय बन रहा है, एक सिस्टम फॉर्म कर रहा है, एक सिस्टम फॉर्म कर रहा है, एक निकाय बना रहा है। आगे कहता है जिस पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है, यहां पे कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लग रहा, पहले से यहां पे कोई विद्युत क्षेत्र है नहीं, ठीक है। आगे कहता है कि स्थितिज ऊर्जा की ज्ञात कीजिए, बस स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब बताओ अच्छा स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का, कल निकाले थे कि अगर कोई Q1 आवेश, अगर कोई Q2 आवेश कितनी दूरी पर हो, R दूरी पर हो, दो आवेश अगर एक R दूरी पर रखे होते हैं, तो कल हम लोगों ने निकाला था स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R, यही है, सिंपल सा फॉर्मूला है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एक फिक्स वैल्यू है, एक कांस्टेंट मान है, इसका फिक्स मान होता है, कितना मान होता है आप सभी जानते हैं, 9 × 10 की घात 9 होता है, इसका तो एक फिक्स मान है। बाकी क्या करना है, Q1 Q2 दो आवेशों का गुणा करना है, नीचे इनके बीच की दूरी रख देनी है, खत्म यार, बच्चा भी कर ले, दो आवेशों को गुणन करना है और उनके बीच में नीचे क्या करना है, दूरी रख देनी है, दोनों आवेशों की, दोनों आवेशों की दूरी रख देनी है ना। आगे देखिए, अगर मैं इस हिसाब से इस फॉर्मूले की स्थितिज ऊर्जा निकालूं, इस पूरे सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा निकालूं इस फॉर्मूले में, तो कैसे लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स है, इसकी वैल्यू हमने लिख दी, बाकी बचा Q1 Q2। यहाँ पे Q1 क्या है, Q1 है ये वाला आवेश, Q1 क्या है, ये वाला आवेश मान लीजिए, Q2 इस वाले आवेश को मान लीजिए, और इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो गई, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो गई, बताइए कमेंट बॉक्स में। हाँ सो रहे हो क्या, जाग गए, आवेशों के बीच की दूरी बताओ। अच्छा एक बच्चा लिख रहा है माइनस का 18 सेंटीमीटर, दूरी कभी माइनस में नहीं होती प्रभु, दूरी माइनस में होती है क्या, ये 9 सेंटीमीटर कहोगे माइनस में ले लें तो प्लस 9 सेंटीमीटर माइनस 9 सेंटीमीटर जीरो ना कर दें, दोनों आवेशों के बीच की दूरी जीरो कर दे फिर, हाँ ये भी कह दे कि 9 सेंटीमीटर माइनस में ले लें, ये प्लस में ले लें, तो दूरी जीरो हो गई फिर इस हिसाब से, तो है ना। तो यहाँ पे तो इनके बीच में कुछ दूरी ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूरी तो है ना जी,
दूरी कभी माइनस में होती नहीं, दूरी हमेशा किस में होती है, प्लस में होती है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा, जब आवेशों के बीच की दूरी अगर 18 सेंटीमीटर है, दोनों आवेशों के बीच आर अगर डिस्टेंस होती है, आर यहां पे रखेंगे तो आर का मान कितना रखेंगे, नीचे आर का मान कितना रखेंगे, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना रखेंगे, कहोगे सर 18 सेंटीमीटर। अगर 18 है तो रख दो भाई 18, और सेंटीमीटर को हमेशा किस में बदलेंगे, मीटर में। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए करते क्या है, क्या करते हैं, बहुत सिंपल है भाई, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, 10 की घाते -2 से गुणा कर देते हैं, किस में बदल जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो 1 सेंटीमीटर में सर 1/100 मीटर होता है, लेकिन क्या जरूरत है यार, मैं उसे बोलता हूँ 1 सेंटीमीटर में 1 गुणे 10 की घाते -2 मीटर होता है। सिंपल है, एक ही चीज तो है, बस शब्द अलग अलग है, भावना तो एक ही है। अगर आप कहें कि सर 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, मैं इसे को लिख देता हूँ 1/100 को क्या लिख देता हूँ, 10 की घाते -2 लिख देता हूँ। इसी प्रकार से अगर आपसे मैं कहूँ 18 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो आप कहोगे सर 18 गुणे 10 की घाते -2 मीटर हो जाएगा, बदल गया सेंटीमीटर मीटर में। आगे Q1 आवेश कितना दिया है, 7 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, मैं रख दूंगा यहाँ Q1 की जगह रख दूंगा 7 माइक्रोकूलम है तो उसको कूलम में चेंज करेंगे। आप 1 माइक्रोकूलम को कूलम में कैसे चेंज करते हैं, 10 की घाते -6 कूलम, है ना। तो यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10 की घाते -6 कूलम कर देंगे। Q2 कितना दिया हुआ है, Q2 दिया है -2, यहाँ पे माइनस साइन रखेंगे, आवेशों का चिन्ह यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम में हम यहाँ पे रखेंगे -2, और माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करके लिखेंगे 10 की घाते -6, बस सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करोगे कैसे हो जाएगा भाई, 9 से तो कट जाएगा 18 दो बार में, और 2 से ये 2 निपट गया एक बार में, लेकिन -1 टाइम्स जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आया, सिंपल है। 9 से 18 कटा दो बार में, 2 से -1 कटा, खत्म कहानी। आगे देखते जाइए, 7 से एक बार में 7 एकम 7 आया, माइनस का 7 हो गया, ये 7 और ये 1 कितना आया, -7 आया। बाकी सब पावर्स बची, बाकी सब 10 की घात बची, 10 की घात सॉल्व करो, 10 की घात ये +9 में है, 10 की घातें यहाँ पे -6 और -6 मिलके -12 बना ली, -6 माइनस का 12 बना लिया, और 9 निकल गया, 9 में से -12 हो गया, 3 बचा, 10 11 12, है ना। तो यहाँ पे देखिए -6 -12, -6 माइनस का 12, और माइनस का 12 और प्लस का 9, माइनस का 12 प्लस का 9 क्या हो गया, 10 की घाते -3 हो गया। नीचे 10 की घाते -2 है, अच्छा -2 जब ऊपर जाएगा, ये 10 की घाते -2 जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा +2, कितना बन जाएगा जी, +2। अच्छा +2 अब कितना हो जाएगा, -3 ने 1 2, माइनस का 1, -3 + 2, माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा, -7 गुणे 10 की घाते -1। अच्छा माइनस का 1 है तो इसका मतलब 1/10 होगा, 10 की घाते -1 मतलब क्या होता है, 1/10। तो अगर डिवाइड करेंगे तो लगभग लगभग ये 0.7 माइनस का 0.7 जूल ऊर्जा लगभग लगभग आएगी। कर लोगे सर, वीडियो क्वालिटी नहीं आ रही, HD में लगा के देखो, नेट थोड़ा खर्चा करो तो आएगी वीडियो क्वालिटी। सर बड़ा बड़ा कर दीजिए, बड़ा क्या होता है जी, साफ साफ, क्या साफ साफ, अच्छा इसको साफ साफ लिखना है, अच्छा मैं काट दिया तो ये दिक्कत हो रही, अपने से करना है यार, अपने से कॉपी में करो, साफ साफ लिखिए सर, साफ, इसको मैं साफ साफ कैसे लिखूँ, अब मैं काटूँ ना इसको, चलो मैं नहीं काटा करूँगा, ठीक है, अब मैं काटूंगा ही नहीं, क्या चाहते हो ना काटें अपने से कर लो ना यार कॉपी में, आसान तो है, बस तुम क्वेश्चन जानो, फॉर्मूला जान के लगाना कैसे है वो जानो, बस अपने से लगा लो निकाल के, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने से लगाना सीखो। चलो भाई, एक बार जिसको करना है लगा, फटाफट करके देखो अपने से, जल्दी जल्दी सब लोग करो हो गया सबका, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए हो गया, सब बच्चे आगे बढ़े, सबका हो गया भाई, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते जाइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक पृथक, पृथक मीन्स क्या होता है, अलग अलग, अलग अलग करने के लिए कितना कार्य की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो भाई इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, माइनस का 0.7 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ सर, ये -0.7 है क्या,
इसका मतलब हुआ कि भैया ये प्लस है ये माइनस है, एक दूसरे का क्या कर रहे होंगे, खींच रहे होंगे। और खींच रहे होंगे जब, तो हमेशा याद रखिए ऊर्जा क्या आती है, माइनस में आती है। कार्य करना नहीं पड़ता, कार्य होता है, अपने आप होगा। आप क्यों करोगे? अच्छा ये बताइए, एक माइनस रख दीजिए एक प्लस रख दीजिए, ये अपने आप खींच लेगा, हम क्यों कार्य करेंगे, हम क्यों ढकेलेंगे कि भाई तुम जाओ इसके पास, तुम जाओ उसके पास, हम क्यों कार्य करेंगे? वो कार्य अपने आप होता रहेगा। फिर बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे कार्य हमें करना नहीं पड़ेगा, कार्य स्वयं होगा, अपने आप होगा। अगर दो प्लस प्लस होते, ऐसे देखिए इसका क्वेश्चन बनता है परीक्षा में ना सवाल बनता है आपका, ऐसे बनता है कि भाई मान लो एक प्लस है, दो धनावेशों को परस्पर निकट लाया जाए, इसको निकट इसके निकट लाया जाए। अब बताओ स्थितिज ऊर्जा इसकी बढ़ेगी घटेगी? दो ऋणावेशों को परस्पर निकट लाया जाए, बताओ स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी? एक धनावेश एक ऋणावेश है, उसको परस्पर निकट लाया जाए, बताओ स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी? दो प्रोटॉनों को परस्पर निकट लाने पर, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप सभी बच्चे नोट करिए, दो प्रोटॉनों को परस्पर निकट लाने पर, प्रोटॉन को परस्पर निकट लाने पर, प्रोटॉन मतलब धनावेश, ठीक है, प्रोटॉन मतलब धनावेश, दो प्रोटॉन को परस्पर निकट लाने पर, परस्पर निकट लाने पर, क्योंकि आएंगे नहीं बेटवा, इनको लाना पड़ेगा जबरदस्ती, ये धक्का मारेंगे एक दूसरे को, निकट लाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। क्या होता है स्थितिज ऊर्जा इनकी? स्थितिज ऊर्जा इनकी क्या होती है? बढ़ती है, बढ़ती है। याद रखिए, याद रखिए ये चीज। दूसरी चीज याद रखिए स्टार मार्क लगा के, दूसरी चीज याद रखिए भैया, क्या याद रखिए? स्टार मार्क लगा के, दो ऋणावेशों को परस्पर निकट लाने पे भी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। दो ऋणावेश को परस्पर निकट लाने पर, परस्पर निकट लाने पर, निकट लाने पर क्या होता है? इनकी भी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा इनकी भी क्या होती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ेगी भाई? क्योंकि कार्य करना पड़ेगा आपको, आपको कार्य करना पड़ेगा, बाहर से धक्का मारना पड़ेगा। ये चाहेंगे थोड़ी आपस में पास आना, ये तो बिल्कुल निहायती बदतमीज लोग हैं, ये तो नहीं चाहते कि पास आए, है ना, धक्का मारेंगे एक दूसरे को, हाँ तुम कैसे आओगे मेरे पास, मैं तुमको आने नहीं दूंगा, धक्का मारेंगे एक दूसरे को, है ना, दुश्मन है बिल्कुल एक दूसरे के कट्टर वाले। समझ रहे हो बात को? अच्छे से समझाइए, अच्छे से तो समझा रहे हैं, इसमें बेकार से क्या समझा रहे हैं जी? सर पेट दर्द कर रहा है, अब हम इसमें क्या करें? अब जरा मुझे ये बताओ, यहाँ पे एक प्लस है एक प्लस है, दोनों प्लस एक दूसरे को धक्का मारेंगे तो क्या होगा? दो प्रोटॉनों को परस्पर निकट लाया जाएगा तो उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। अगर दो ऋणावेशों को परस्पर निकट लाने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा भी क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस, यानी कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को परस्पर निकट लाया जाए, व एक इलेक्ट्रॉन को परस्पर निकट लाया जाए, को परस्पर निकट लाएं, परस्पर निकट लाएं, तो उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो उनकी स्थितिज ऊर्जा, तो उनकी स्थितिज ऊर्जा घटती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा घटती है। बेटा ऐसे क्वेश्चन आता है परीक्षा में, ठीक है, घटती है, इससे क्वेश्चन बन के आते हैं, घटती है, बहुविकल्पी में क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। ये स्टार मार्क लगा के पूरा चीज नोट कर लेना, नोट करके ऐसे नोट डालना, नोट नोट डालना और नोट में पूरा नोट कर लेना, ठीक है, नोट डालना और ये 3 पॉइंट नोट कर लेना। पहला पॉइंट इसे डालना, दूसरा पॉइंट इसे डालना, तीसरा पॉइंट इसे डालना। समझ गए बात को? हो गया? वीडियो क्वालिटी कहां से घट रही है भाई? हो गया कि नहीं हो गया? फालतू बात करो, मैं फालतू बात करो नहीं, जल्दी जल्दी काम करो, बस काम करो, बस आगे बढ़ते हैं, काम करो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर। अब इसको थोड़ा सा देखो, इसको थोड़ा देखो, ये क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? तो भाई साहब ये दो आवेश अभी पास पास चिपकने वाले हैं, ये प्लस है ये माइनस है, चिपक जाएंगे। कार्य अभी आप नहीं कर रहे हो, अभी तो अपने आप कार्य हो रहा है, लेकिन अगर आप इस पे कार्य करोगे तो कितना कार्य करो कि अनंत तक चले जाए। हो क्या रहा है ना बेटा? अब ये बताओ जरा मुझे, एक प्लस है और एक माइनस है,
इसका ये मतलब हुआ, ये दोनों अगर कुछ दूरी पर स्थित है ना, इसका ये मतलब हुआ कि मान लो इसने कर्जा दिया है और इसने कर्जा लिया है, दो लोग हैं, एक कर्जा दे रहा है, मान लो इसने इसको 5,000 रुपए दे रखा है, 5,000 रुपए दे रखा है, तो भाई क्या ये इसको जाने देगा खुद से दूर? ये इसको खुद से दूर जाने देगा? अगर जाने दिया तो फिर तो 5,000 डूब गया ना, अगर जाने दिया तो 5,000 तो उसका डूब गया। तो ये कहता है कि मैं तुमको जाने नहीं दूंगा जब तक कि तुम 5,000 वापस ना कर दो। बस समझ में आ रहा है? वीडियो क्वालिटी प्रॉब्लम हो रहा है। क्वालिटी क्वालिटी ये कैसे हो रहा है जी? सारे बच्चे क्वालिटी क्वालिटी क्यों लिख रहे हो? रोज तो ऐसे ही क्लास चलती है, रोज तो क्वालिटी नहीं दिक्कत आती, आज की दिक्कत आ रही है क्वालिटी। नेट इशू होगा आपके यहाँ थोड़ा सा? नेट इशू है क्या? काफी बच्चे लिख रहे हैं सर ठीक है, काफी बच्चे लिख रहे हैं सर प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, प्रॉब्लम को जाने तो थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, थोड़ा पढ़ा लेते हैं, नहीं तो फिर ये होगा कि पढ़ाया ही नहीं पूरी क्लास, सिर्फ प्रॉब्लम ही डिस्कस हो जाए। सॉल्यूशन भी थोड़ा देख लेना, थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है, बाद में बात की बातें बाद में देख लेंगे। प्लस माइनस देखो, अगर एक प्लस है एक माइनस है, अब प्लस वाला क्या कर रहा है कि इसने मान लो 5,000 रुपए दिया है और माइनस वाले ने उतना पैसा लिया है, तो ये एक दूसरे को कभी एक दूसरे से दूर नहीं जाने देंगे, माइनस आवेश को कभी भी ये प्लस वाला दूर नहीं जाने देगा। तो ये क्या बन रहा है? एक सिस्टम बन रहा है, एक निकाय बन रहा है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इस निकाय की एक स्थितिज ऊर्जा है। क्या है? एक स्थितिज ऊर्जा है। अगर आप इसको अगर आप इसको 5,000 रुपए बाहर से दे दे लाके, अगर आप इसको 5,000 रुपए क्या कर दें, बाहर से लाके दे दे, तो फिर ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? फिर कहेगा कि भाई मैं अब क्यों रहूं तुम्हारे पास, मैं तो अब आजाद हो गया, मैं तो कहीं भी जा सकता हूं। तो ये भाग जाएगा अनंत पे, ये भी भाग जाएगा अनंत पे, दोनों कहां चले जाएंगे? अनंत पे, अमेरिका घूमने चले जाएंगे 5,000 रुपए लेके। बात समझ में आया? तो अगर इसके पास, इन दोनों के पास ऊर्जा है, दो आवेशों के पास ऊर्जा है, कितनी ऊर्जा है देखो ध्यान से, आपका आंसर एक लाइन में आएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखिए इसके बीच में अगर ऊर्जा कितनी है, देखिए इनके बीच में ऊर्जा कितनी आई है, माइनस का 0.7, इनके बीच में ऊर्जा आई है माइनस का 0.7 जूल। अगर हम इतनी ही ऊर्जा प्लस में दे दें, इतनी ही ऊर्जा अगर हम क्या कर दें, प्लस 0.7 जूल ऊर्जा इसको और दे दें, मतलब माइनस में तो ऑलरेडी है ना ऊर्जा, माइनस का मतलब कर्जा में है, माइनस का मतलब अभी क्या है, कर्जा में है। अब अगर हम इतना ही प्लस में दे दें इसे, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्जा खत्म हो जाएगा, और कर्जा खत्म तो ये कहां चले जाएंगे, अनंत पे हो जाएंगे। तो अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, जितना जूल की ऊर्जा अभी ये माइनस में है ना, उतना ही इसको प्लस में दे देना होता है, उतना ही क्या करना होता है, प्लस में दे देना होता है, ठीक है, बस बात खत्म। तो यहां पे हम क्या करेंगे, चूंकि देखिए दूसरा पॉइंट का आंसर कैसे लिखेंगे, चूंकि निकाय की ऊर्जा, निकाय की ऊर्जा, निकाय की ऊर्जा अभी कितनी है, निकाय की ऊर्जा माइनस का 0.7 जूल है, तब निकाय को तब निकाय को यदि यदि प्लस 0.7 जूल की ऊर्जा दी जाए, जूल की ऊर्जा दी जाए, अथवा अथवा देखिए अथवा का क्या मतलब हुआ, अथवा 0.7 जूल की ऊर्जा दी जाए बाहर से, या फिर 0.7 जूल का कार्य किया जाए, बाहर से कार्य करो, ठीक है, अथवा 0.7 जूल का प्लस का कार्य किया जाए, प्लस 0.7 जूल का कार्य किया जाए, कार्य किया जाए, कार्य किया जाए, तो दोनों आवेश, तो दोनों आवेश कहां चले जाते हैं, तो दोनों आवेश कहां चले जाते हैं, बताइए जल्दी से, तो दोनों आवेश अनंत पर चले जाते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो जाते हैं, दोनों आवेश अनंत पर चले जाते हैं, अनंत पर चले जाते हैं, चले जाते हैं। बात समझ में आ गई? बताइए फटाफट, इतनी बात समझ में आई? दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये होगा, भाई अगर दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए कार्य की आवश्यकता होगी, तो बताइए कितना कार्य करना पड़ेगा, जितना ये जूल है, जितना जूल ऊर्जा इसके पास माइनस में, उतना ही जूल प्लस ऊर्जा दे दो, या फिर उतने ही जूल का कार्य कर दो, बस दोनों अनंत तक चले जाएंगे अकेले। और गाना सुनाते हैं, क्या गाना सुनाते हैं सर? सर कॉपी में नोट करेंगे।
बेटा इसे कॉपी में ही नोट करना है। मैं तुम्हारे लिए क्यों लिख रहा हूँ, मैं लिखा लिखाया ला सकता था ना, तुम्हारे सामने क्यों लिख रहा हूँ, ताकि तुम कॉपी में नोट करते चलो, फालतू बात ना करो क्लास में। टाइम तुम्हारा फालतू बात करने के लिए बर्बाद होता है। तुम इसने इसलिए पैसा दिया था कि मैं क्लास में आऊंगा फालतू बातें करूंगा। बैचवा क्यों खरीदे थे? पढ़ने के लिए ना। चलो जल्दी से नोट करो फटाफट। सबका नोट हो गया? सबका नोट हो गया? स्पीड बढ़ाओ नोट करने में, है ना, नोट करने की स्पीड बढ़ाइए। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे थोड़ा सा हेडिंग डालिए सभी बच्चे, सब बच्चे एक बार हेडिंग डालेंगे। बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। सब बच्चे हेडिंग डालिए, बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज स्थितिज ऊर्जा। देखिए हेडिंग डाल, सबके डल गई हेडिंग? जल्दी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, सबकी हेडिंग डल गई? बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। सर रिपीट, बेटा अब रिपीट वाला, तुम रिपीट एक बार ध्यान से सुनते नहीं हो, फिर उसके बाद कहते हो रिपीट। एक बार ध्यान से सुन लो तो रिपीट की जरूरत ना पड़े, लेकिन तुम ना, जब ध्यान की बात आती है तो तुम जो है कमेंट बॉक्स में बिजी रहते हो, तुम किसी के नंबर मांगते रहते हो, ये नंबर दे दो, ये कर दो, वो कर दो। हाँ बताओ जल्दी से। ये हो गया सबका? सबका हो गया? ये हो गया, न्यूमेरिकल हो गया। न्यूमेरिकल मतलब पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा पढ़ाते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल सबका हो गया। तो बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, हेडिंग डालिए सभी बच्चे। ये आज की टुडे हेडिंग है, आज की पहली हेडिंग, बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा क्या होता है समझने का प्रयास करिएगा सभी बच्चे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए कि किसी भी यहाँ पर कोई भी एक विद्युत क्षेत्र है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे कोई एक विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। साथियों बहुत ध्यान से देखिए, आपके ध्यान की बहुत जरूरत है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, मतलब जब बल रेखाएं बिल्कुल समांतर होती है ना, जब बल रेखाएं ऐसे समांतर होती हैं तो हम मानते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर हम ये मान के चलें कि यहाँ पर कोई एक आवेश है, कोई एक क्या है, आवेश है। आवेश अगर हम मान के चले इलेक्ट्रॉन है तो और भी अच्छा है। अगर हम आवेश को मान लें कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ कमेंट बॉक्स में, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है कि धनावेशित होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है कि पॉजिटिव होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। सब बच्चों को पता है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा ये बताओ आप मुझे, ये जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ये जो बल रेखाएं निकल रही है ना इधर की तरफ, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई एक बड़ा सा प्लस क्यू आवेश होगा, जिससे ये सब बल रेखाएं निकल रही हैं, जिससे ये सब बल रेखाएं निकल रही हैं। हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि अगर यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, तो इसका मतलब ये जो बल रेखाएं आपने खींची हैं वास्तव में इसमें कोई एक प्लस क्यू आवेश रहा होगा, जिससे ये बल रेखाएं निकल रही हैं। अब ये बताओ, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन स्थित है जो अभी क्षेत्र के बाहर है, क्षेत्र के बाहर है, उसे फिर हम क्षेत्र में लेकर के आए, ये बताओ यहाँ पे इस पर ज्यादा बल लगेगा इलेक्ट्रॉन पर कि यहाँ पे ज्यादा बल लगेगा? इस इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे ज्यादा बल लगेगा कि यहाँ पे? मैं दो बिंदु ले लेता हूँ, इसको चलो ए बिंदु बोल देता हूँ, इसको बिंदु बी बोल देता हूँ। अब बताओ बिंदु ए पर इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा बल लगेगा कि बिंदु बी पर? पक्का बिंदु बी पर ज्यादा बल लगेगा, पक्का बल लगेगा ज्यादा। आपको ये फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू एम इन टू ए? किन किन बच्चे को ये फॉर्मूला पता है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, ठीक है। यानी कि अगर किसी वस्तु पर बल ज्यादा लग रहा है तो उसका त्वरण भी बढ़ जाएगा। अगर बल उस पर बढ़ रहा है तो त्वरण भी उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? किसी वस्तु पर बल बढ़ेगा तो त्वरण भी उसका क्या होगा, बढ़ेगा। द्रव्यमान तो फिक्स है ना, द्रव्यमान तो फिक्स है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ी ना यहां से यहां तक आने में बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स है, यहां से यहां तक आने में उसका द्रव्यमान थोड़ी बदल जाएगा, टूटने थोड़ी लगेगा कि टूट टूट के टुकड़े हो जाएगा। टुकड़े नहीं होंगे उसके, बिल्कुल नहीं होंगे।
तो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आने में द्रव्यमान बदल नहीं रहा, तो F जो है बल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ त्वरण के होगा। यानी अगर बल बढ़ेगा तो त्वरण भी बढ़ जाएगा, यानी कि वो हमारा इलेक्ट्रॉन बेचारा यहां से यहां जब आएगा ना तो त्वरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वरित हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन हमेशा त्वरित होता है। क्या होता है? त्वरित, यानी कि उस पर त्वरण लगता है, वो फरफरा के भागता है, भरभरा के क्या करता है? भागता है। तो कहीं भी यहां पे जितना यहां पे बल लग रहा होगा उससे ज्यादा बढ़ते 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 लगातार इस पर यहां पे जितना पास आते जाएगा बलवा का मात्रा ज्यादा होता जाएगा, ज्यादा 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 ज्यादा, तो बल और तेज लगने लगेगा। जैसे ये पेन होती है, पेन आराम से नीचे नहीं गिरती, पृथ्वी इसको कभी भी ऐसे 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 नहीं खींचती कि आराम आराम से गिर रही है। पेन को पृथ्वी ऐसे ऐसे खींचती है क्या कि आराम आराम से गिर रही है? एक समान रूप से नहीं खींचती कभी भी। अगर ऐसे छोड़ दोगे ना तो यहाँ पे इसका वेग निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, इसका वेग निरंतर बढ़ता जाता है। ऐसे देखो, ऐसे सर्र से गिरी है, इसका वेग बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ऐसे करके। ठीक है, कभी भी ये नहीं हुआ कि आराम आराम से गिरे, इसका वेग एक समान नहीं था। इसका मतलब इसमें भी क्या था? त्वरण था। जब ये गिर रही थी ना तो इसमें भी क्या था? त्वरण था। वेग जब बढ़ता जाता है तो इसका मतलब होता है उस बॉडी में क्या है? त्वरण है। क्या है उसमें? त्वरण है। वेग बढ़ेगा तो इसका मतलब त्वरण है। तो यहाँ पे इसकी चाल हमेशा बढ़ती जाएगी, खरखरा के आएगा, सर्र से खींचेगा। इसमें भी क्या होगा? बल इसका ज्यादा ज्यादा लगता चला जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि बल बढ़ रहा है तो त्वरण भी यहाँ पे बढ़ता है, मतलब यहाँ पे त्वरण आता है, वस्तु की चाल में क्या होती है? वृद्धि होती है। वही जो इलेक्ट्रॉन है त्वरित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाता है? त्वरित हो जाता है क्षेत्र में। सबको बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन क्षेत्र में त्वरित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में त्वरित हो जाता है। क्या बात समझ में आई? मैं एक लाइन बोला हूं, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में त्वरित हो जाता है। सबको बात समझ में आ गई? हाँ सर। नहीं, नो। क्यों नो भाई? नो क्यों? इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में त्वरित हो जाता है, मैंने एक लाइन बोली, एक सरल से शब्द बोला है, क्यों नहीं समझ में आया? इलेक्ट्रॉन, या फिर हम ऐसे लिखे इस शब्द को, थोड़ा सा ऐसे बना के लिखे, जब भी कोई, ऐसे लिखते हैं, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र में, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र में डेल्टा V बराबर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करें, V बराबर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं, आरोपित करते हैं, आरोपित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करता है, गति करता है, गति करता है, व इलेक्ट्रॉन एक प्रकार की ऊर्जा धारण कर लेता है अपने अंदर, एक प्रकार की क्या करता है? ऊर्जा को धारण कर लेता है। मैं फिर से बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र में जब अंदर जाता है ना, विद्युत क्षेत्र में जब अंदर जाता है तो फिर क्या होता है? उसकी गति त्वरित हो जाती है। आप कहोगे सर यहाँ पे डेल्टा V बराबर 1 वोल्ट क्यों लिखा हुआ है? ये क्यों लिखा हुआ है? ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसको शुरुआती थोड़ा सा चाल तो दोगे, शुरुआती थोड़ा चाल दोगे तब ना ये विद्युत क्षेत्र के अंदर आएगा। उस शुरुआती थोड़ा से चाल देने के लिए, धक्का देने के लिए इस पे 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया है। जब तक कि 1 वोल्ट का विभवांतर नहीं होगा ना, ये अंदर नहीं आएगा। क्या हो गया जी? फालतू की बातें मत करो प्लीज। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर इस इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभवांतर नहीं देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के अंदर नहीं आएगा, और अगर 1 वोल्ट का विभवांतर दे दिया तो ये इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। और एक बार अगर क्षेत्र के अंदर आ गया तो क्या होगा? 1 वोल्ट का विभवांतर जब आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? त्वरित गति करेगा, खींचेगा सरसरा के अंदर की तरफ, है ना? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, त्वरित गति करता है, तथा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा धारण कर लेता है, खुद के अंदर क्या करता है? ऊर्जा धारण करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अर्जित कर लेता है, ऊर्जा अर्जित कर लेता है, ऊर्जा अर्जित कर लेता है, कर लेता है। खड़ी पाई, खड़ी पाई। इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित इस ऊर्जा को, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित इस ऊर्जा को, इलेक्ट्रॉन एक प्रकार की अपने क्या कर लेता है? ऊर्जा को अर्जित कर लेता है। और वो ऊर्जा कैसी होगी? अगर किसी में वेग में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब उसमें गतिज ऊर्जा आ रही है।
कैसी ऊर्जा आ रही है इलेक्ट्रॉन में? गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, ठीक है, वेग बढ़ रहा है तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। यहां पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति अलग थी, यहां पर स्थिति उसकी अलग है, इसलिए उसकी स्थितिज ऊर्जा में भी वृद्धि हो रही है, स्थितिज ऊर्जा में भी बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अर्जित कर लेता है तथा इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा को, ऊर्जा कितनी बोली जाएगी पता है आपको? अगर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अर्जित करेगा उसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा। कितनी कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है, क्या होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी, ठीक है। इस प्रकार ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक मात्रक होता है। क्या होता है? ऊर्जा का एक मात्रक है, ऊर्जा का एक मात्रक है। ये भी आपसे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे स्टार मार्क लगा दीजिएगा, एग्जाम में पूछता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो आपको ऑप्शन में याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है भैया? ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। कितना जूल ऊर्जा होती है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल की ऊर्जा होती है। याद रखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल की ऊर्जा होती है। इस चीज को भी याद रखिएगा। अब देखते जाइए ध्यान से। सबका हो गया? नोट कर लिए? हाथ पे चल रहा है कॉपी में कि कहाँ चल रहा है? कमेंट बॉक्स में चल रहा है कि कॉपी में चल रहा है? कॉपी में चल रहा है तो नोट करो, फटाफट नोट करते जाओ। देखो भाई, सीरियस होकर के पढ़ाई करोगे तभी लास्ट में टॉप करोगे, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। टॉप करने के लिए मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है, मैं तुम्हें पिला दूंगा तुम टॉप कर लोगे। टॉप तुम तब कर सकते हो जब तुम मन लगा करके शिद्दत के साथ जो गुरु कहे उसका पालन करें, ठीक है। अगर तुम पालन नहीं कर रहे हो चीज़ों का, तुम सोचते हो कि हमें कोई जड़ी बूटी पिला देंगे और मैं बहुत अच्छा नंबर ला लूँगा, तो ऐसी मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है। मैं सीधी बता देता हूँ, मैं आपसे सिर्फ मेहनत करने के लिए कह सकता हूँ। आप मेहनत करोगे तो टॉप कर जाओगे, ठीक है। हाँ, मैं आपको कंटेंट दे सकता हूँ, मैं आपके कंटेंट के लिए मेहनत कर सकता हूँ, आपके कंटेंट को और सरल कर सकता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ। कंटेंट को काम करना, मेहनत करना उस पर, वो तुम्हारे हाथ में बाबू। अगर तुम पढ़ना ही नहीं चाहोगे तो फिर तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता। चलो इतना हो गया, आगे देखिए। इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, इसके अन्य मात्रक भी होते हैं। कौन कौन से अन्य मात्रक होते हैं? इसके अन्य मात्रक भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे देखिए, जैसे एक होता है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के होता है, ये होता है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 के कहते हैं। एक होता है 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, याद रखिएगा 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक होता है 10⁻12 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है? टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻, इसको कहते हैं शॉर्ट, मैं फुल फॉर्म भी लिख दे रहा हूँ, चलो मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, भूल जाओगे आप। इसको कहते हैं गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये शॉर्ट फॉर्म में तो याद रहेगा ना, ईवी, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ ईवी, चलो। तो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 10⁻, कितना होता है? 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या हो गया? टेरा हो गया, टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको क्या कहते हैं? 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। एक होता है 10⁻, इसको कहते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए आप सबको। कितना एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना वोल्ट होता है, एक टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना वोल्ट होता है, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना वोल्ट होता है, सबको याद होना चाहिए। सॉन्ग सर, अरे सॉन्ग तो थोड़ी आता है हमें। फुल फॉर्म आपको न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे ना, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये सब काम में आती है। न्यूमेरिकल में दे देगा आपको वैल्यू, आपको याद होनी चाहिए ना, तो न्यूमेरिकल में आप लगा पाओगे, नहीं तो न्यूमेरिकल में फंस जाओगे, ठीक है। कहीं लिखा मिल जाएगा 1 MeV, कहोगे सर कितना होता है 1 MeV, कितना होता है सर, पता ही नहीं है, दिक्कत हो गई ना फिर तो। बात समझ में आया? ऊपर वाला 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किलो है, किलो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक किलो में कितना होगा? 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। समझ में आ गया?
आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट, हाँ देखो नेक्स्ट देखते हैं, सबका हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब अगली हेडिंग डालिए परावैद्युत और ध्रुवण। परावैद्युत और ध्रुवण फटाफट डालिए, परावैद्युत और ध्रुवण। मैं सबसे पहले परिभाषा लिखूंगा और परिभाषा लिखने के बाद आप सबको समझाऊंगा। मैं पहले लिख देता हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं जब तक समझाता रहूंगा आप तब तक लिख भी लेना, तो समझते भी लेना लिख भी लेना, ठीक है ना। तो आपको छूटेगा नहीं, मैं लिख भी दूंगा आप समझा भी दूंगा, तो समझ जब तक मैं समझाऊंगा तब तक आप लिखना। चलिए मैं हेडिंग डालिए परावैद्युत, हेडिंग डालिए परावैद्युत। सब बच्चे हेडिंग डालो परावैद्युत यानी कि डाइलेक्ट्रिक होते क्या है। सब बच्चे फटाफट हेडिंग डालो, जल्दी जल्दी हेडिंग डालिए फटाफट, भाई टाइम नहीं बर्बाद करना एक भी व्यक्ति का, ठीक है। सब बच्चों ने डाल लिया परावैद्युत। हो गया। चलिए अब हेडिंग लिखिए जरा से, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते, जो विद्युत धारा का, विद्युत आवेश का या विद्युत धारा का, धारा का चालन नहीं करते हैं, चालन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, परंतु, यहाँ पे परंतु कर देते हैं तो कॉमा हटा फुल स्टॉप हटा करके लगा देते हैं परंतु, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, रखने पर ये पदार्थ विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, ये पदार्थ विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, विद्युत प्रभाव, प्रभाव उत्पन्न करते हैं, प्रभाव क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, करते हैं। फटाफट नोट करिए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे नोट करेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए, ठीक है, कॉमा, यहाँ पे कॉमा लगा के कॉमा, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, कहलाते हैं, कहलाते हैं। उदाहरण डाल देते हैं, उदाहरण डाल देते हैं थोड़ा सा। उदाहरण देखिए इसका क्या क्या होता है। उदाहरण जैसे कि मैं ले लेता हूँ HCl ले लेता हूँ, HCl हो गया, H2O हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, जल हो गया, अभ्रक हो गया, अभ्रक को इंग्लिश में कहते हैं माइका, माइका आदि बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। कागज हो गया, कागज भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये विद्युत प्रभाव, ये पदार्थ विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे पास, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑयल हो गया, हाँ सर ट्रांसफार्मर ऑयल हो गया, बिल्कुल सही। जल दो बार ही, क्या जल, अच्छा जल दो बार लिख दिया, अच्छा 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 सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे लिख दीजिए कागज, कागज लिख दो यार, कागज लिख दो, ठीक है, ठीक है कागज लिख दो, कागज अभ्रक आदि, ठीक है। और कोई दिक्कत, फ्रेम से लेंस निकल गया है, फ्रेम से लेंस मेरे नहीं तो झूठ बोल रहे हो। चलो अब देखो क्या कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, मतलब उसके भी कुछ अलग पदार्थ होते हैं यार, कुछ अलग समझते हो जिसमें से विद्युत धारा नहीं बह सकती, कुछ अलग पदार्थ। अच्छा ये बताओ कागज में से कोई मैं कागज ले लूं, कोई मैं कागज ले लूं अपने पास, क्या कागज में से विद्युत धारा बहती है, क्या कागज में से विद्युत धारा बह सकती है, नहीं बहती भाई। लेकिन अगर कागज को किसी विद्युत क्षेत्र में रख दोगे ना, विद्युत क्षेत्र मतलब समझते हो, विद्युत क्षेत्र मतलब देखो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र मतलब देखो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, जब मैं ऐसे विद्युत क्षेत्र कहता हूं ना तो इसका मतलब देखो क्या समझा करो, इसका मतलब समझा करो, एक प्लस प्लेट है, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, कौन कौन बच्चा ये जानता है, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, बैटरी जो होती है आपकी निप्पो वाली या कोई भी बैटरी होती है उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नीचे नेगेटिव टर्मिनल, जानते हो कि नहीं जानते। हर बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो जितने भी चाहे बैटरी हो सेल हो सब में क्या होता है, दो टर्मिनल्स होते हैं। अब यहाँ पे हम बैटरी को कैसे दिखाते हैं, बैटरी को दिखाते हैं ऐसे, ऐसे दिखाते हैं बैटरी को, ऐसे दिखाते हैं,
माने पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। आपको पता है पॉजिटिव टर्मिनल से आवेश निकलते हैं, क्या निकलता है, आवेश निकलता है। पॉजिटिव टर्मिनल से आवेश निकलता है, बाहर की तरफ जाता है। पॉजिटिव टर्मिनल से आवेश बाहर की तरफ निकलता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आवेश निकल रहा है, कोई एक आवेश निकल रहा है, मानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से आवेश निकल रहा है और निकल करके वो किसी सर्किट में घूम करके, मान लीजिए कोई बल्ब है, बल्ब में गया और बल्ब से घूम करके फिर इसमें आया, नेगेटिव टर्मिनल में प्रवेश कर जाता है। तो आवेश ऐसे ही गति करता है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में वापस से प्रवेश कर जाता है। समझ में आ गई सबको बातें। अगर मैं इस बैटरी को मान लीजिए कोई एक प्लेट है, एक प्लेट है प्यारे बच्चों, एक प्लेट है और यहाँ पे एक और प्लेट है, दो प्लेटें आसपास सामने सामने ऐसे रखी हुई हैं, दो प्लेटें सामने सामने ऐसे ऐसे मुंह करके रखी हुई हैं, ऐसे ऐसे करके रखी हुई है एक दूसरे के सामने सामने। अगर इन दो प्लेटों में एक वाली, पहली वाली प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें और दूसरी वाली प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, तो ये वाली जो प्लेट है इसके ऊपर तो धनावेश आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो इस पर धनावेश आ जाएगा। और ये वाली जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो इस पर ऋणावेश आ जाएगा। तो एक प्लेट धनावेशित हो जाती है, दूसरी प्लेट ऋणावेशित हो जाती है, तो यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। कैसे सर? जो धनावेश है ना उससे बल रेखा निकलती है, ऋणावेश में चली जाती है, धनावेश से बल रेखा निकलती है, ऋणावेश में चली जाती है, धनावेश से बल रेखा निकल के ऋणावेश में चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाता है प्लेटों के बीच में? एक प्रकार का, प्लेटों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। प्लेटों के बीच में क्या बन जाता है? एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र बन जाता है। अब इस विद्युत क्षेत्र में बातचीत मत करो बातचीत, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। सर्किट पूरा कहाँ है? सर्किट पूरे होने की जरूरत ही नहीं है ना, सर्किट पूरे होने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे अगर आपने पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया तो इस पे पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, तो इसके बीच में धारा थोड़ी ना बह रही है। आपको क्या लगता है कि इसके बीच में कोई धारा बहेगी? धारा नहीं बहेगी इसके बीच में। बात समझ में आई? करंट फ्लो थोड़ी होगा, फ्लो नहीं होगा। बस यहाँ पे प्लस आवेश इसमें चला जाएगा, माइनस आवेश यहाँ पे चला आएगा, यहाँ से माइनस आवेश चला, यहाँ से प्लस आवेश चला। बीच में क्या है? वायु है, बीच में कोई हवा है, पूरी पूरी हवा है बीच में। धारा यहाँ पे थोड़ी बह रही है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि यहाँ पे धारा बह रही है, कोई करंट नहीं बह रही भाई। अगर आपको लगता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक बल्ब लगा दूँ तो क्या वो बल्ब जलेगा? वो बल्ब जलेगा? बिल्कुल नहीं जलेगा। बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि सर्किट पूरा नहीं है, कनेक्शन पूरा नहीं है, बल्ब बिल्कुल भी नहीं जलेगा। बात समझ में आ रहा है? कौन कौन जिला से हो? अरे क्या करना है तुमको भाई? तुम सबका आधार कार्ड बना रहे हो क्या? तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ पे सर्किट पूरा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे ये चूंकि प्लस प्लेट से कनेक्टेड है, बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये वाली प्लेट पर धनावेश आ जाएगा और इस वाली प्लेट चूंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इस पर बैटरी का ऋणावेश आ जाएगा, जिसके कारण धनावेश से बल रेखा निकलेगी, ऋणावेश में चली जाएगी, धनावेश से निकल के ऋणावेश में समाप्त हो जाएगी। और बीच में यहाँ पे क्या स्थापित हो जाएगा? प्लेटों के बीच में क्या स्थापित हो जाएगा? एक समान विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक समान विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। याद रखिएगा, धनावेश से बल रेखा निकल के ऋणावेश में जाती जाएगी और प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। अब इस विद्युत क्षेत्र में आपको पता है ना, इस विद्युत क्षेत्र में अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन ला करके रख देंगे, कोई इलेक्ट्रॉन ला के रख देंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हाल होगा? इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हाल होगा? बताओ जरा से। इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हाल होगा? इलेक्ट्रॉन के साथ हाल ये होगा कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भच्च से खिंच जाएगा, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट की तरफ खिंच जाएगा, घरघरा के खिंच जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा अर्जित करेगा? कितनी ऊर्जा अर्जित करेगा? अगर बैटरी अगर 1 वोल्ट का भी विभवांतर लगाए, अगर 1 वोल्ट की बैटरी लगाए तो इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा अर्जित कर लेगा? इलेक्ट्रॉन यहां तक खिंचने में कितनी ऊर्जा अर्जित कर लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा अर्जित कर लेगा। इलेक्ट्रॉन जब खिंचेगा उसकी तरफ तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा खुद के अंदर धारण कर लेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अगर 1 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा खुद में धारण कर लेगा। अगर 1 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा अर्जित कर लेगा। 10 बार रिपीट कर दिया है, अब बोलना मत, रिपीट सर, ठीक है? अल्पेश, ठीक है ना? आगे देखो, आगे देखो बाबू। अब इसके बीच में अगर मैं कोई परावैद्युत पदार्थ रख दूं, परावैद्युत पदार्थ पता है कौन है ना? परावैद्युत पदार्थ पता है ना कौन है? परावैद्युत पदार्थ कौन है? इनके बीच में परावैद्युत पदार्थ जैसे HCl रख दिया, H2 रख दिया, H2O रख दिया, कुछ भी रख दिया, H2O HCl कुछ भी रख दिया, कागज रख दिया उठा के, तो इनके बीच में अगर कोई भी चीज ले जाके रख देते हो
तो पहले तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था, पहले कागज में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही कागजवा का ऐसे ऐसे मरोड़ के क्या किए, इस प्लेट के बीच में ऐसे डाल दिए, तो आपको पता है क्या होगा, अब कागज के पृष्ठ पर आवेश आ जाएगा। कहोगे सर कैसे, कागज के पृष्ठ पर आवेश कैसे आ गया, तो देखिए ध्यान से देखिएगा कैसे आया कागज के पृष्ठ पर आवेश, उसको भी जानिए। इसीलिए जो परावैद्युत होते हैं ना बेटा, उनके दो प्रकार होते हैं। परावैद्युत के प्रकार, हेडिंग डालिए, परावैद्युत के प्रकार। पहला प्रकार होता है परावैद्युत का ध्रुवीय परावैद्युत। क्या होता है परावैद्युत का पहला प्रकार? पहला प्रकार होता है ध्रुवीय परावैद्युत, या ध्रुवीय। दूसरा डाल दिए अध्रुवीय। डालिए फटाफट सभी बच्चे, ध्रुवीय और अध्रुवीय डालिए फटाफट। ये परावैद्युत पदार्थ के हमने क्या डाल दिए, प्रकार डाल दिए। कौन कौन से हो गए, ध्रुवीय और अध्रुवीय। पहला डालेंगे ध्रुवीय कौन कौन से होते हैं, वे पदार्थ जिनके अणु द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से देखिए, क्या लिखोगे इसकी डेफिनेशन, वे सभी पदार्थ जिनके अणु किसकी तरह व्यवहार करते हैं, जिनके अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। द्विध्रुव जानते हो ना, द्विध्रुव सब बच्चे जानते हैं ना, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, उसमें दो आवेश होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वे पदार्थ जिनके अणु द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं, द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। छोटी छोटी डेफिनेशन है, लिख लेना सब बच्चों को, व्यवहार करते हैं, ठीक है। अध्रुवीय कौन होता है, वे सभी पदार्थ जिनके अणु, वे सभी पदार्थ, मैं सबको समझा रहा हूं, चिंता मत करना, पहले आप लिख लो, टाइम कम है ना इसलिए पहले लिख लो। वे सभी पदार्थ जिनके अणु जिनके धनावेश और ऋणावेश, ऐसे लिखते हैं, वे सभी पदार्थ जिनके धनावेश व ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, ठीक है। अब इसके उदाहरण कौन हुए, ध्रुवीय के उदाहरण, यहाँ पे मैं उदाहरण लिख दे रहा हूँ। ध्रुवीय के उदाहरण देखिए क्या हो जाएगा। ध्रुवीय के उदाहरण में आप लिखोगे HCl लिखोगे और लिखोगे H2O। अध्रुवीय के उदाहरण में जब आप डालोगे तो उदाहरण में क्या लिखोगे, अध्रुवीय का उदाहरण आप लिखोगे, कागज लिख दोगे, इसमें कागज लिख दोगे, H2O, बाकी जो बचा H2 हो गया, O2 हो गया, ये सारी चीजें आदि, ठीक है। तो अध्रुवीय के ये उदाहरण हो गया, ध्रुवीय के उदाहरण। लिखो फटाफट, बनाओ जल्दी से, फटाफट लिखो इसे। सर पहले ही ठीक है बट पूरी तरह क्या हो गया, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे, हाथ नहीं चल रहा ना, हाथ तो चल नहीं रहा होगा, हो गया, कुछ बच्चों का हो गया, कुछ बच्चे स्लो हैं बहुत ज्यादा। बाबू तेज करो, स्पीड बढ़ाओ, नहीं बढ़ाओगे तो कैसे काम चलेगा। बाद में जब जाओगे ना लेक्चर, जब आप कॉलेज में जाओगे, मतलब जब आप स्कूल पास कर लोगे, कॉलेज में जाओगे, तो वहाँ पे टीचर्स बहुत तेज लेक्चर देते हैं, कैसे लिखोगे फटाफट पढ़ी तरीके से, वहाँ से टीचर बोल के निकल जाएगा, हवा ही नहीं लगेगी, फिर तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाएगा। तुम्हारे लिखने की प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, लिखो जल्दी जल्दी, हो गया सबका। चलो देखो क्या कह रहा हूं मैं, वे पदार्थ जिनके अणु क्या होते हैं, द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। द्विध्रुव की तरह मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप सभी को, देखना। पहला देखिए ध्रुवीय परावैद्युत कैसे होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत में हेडिंग डाल रहा हूं, कैसे काम करते हैं, कैसे होते हैं। मैं आज इनको समझा देता हूं, बाद में कल इनको लिखा दूंगा, ठीक है। मैं आज इनको समझा देता हूं, देखिए समझिए वास्तव में ये कैसे होते हैं, ध्यान से समझिएगा। ध्रुवीय परावैद्युत ऐसे होते हैं, जैसे आपको HCl बोला है ना, HCl, तो HCl में ना जब अलग अलग टूटता है, ये जब इसे तोड़ते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है, माने H+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा।
एक धनावेश हो गया, एक ऋणावेश हो गया। इनके दो अलग अलग केंद्र होते हैं, धनावेश अलग होता है, ऋणावेश अलग होता है। जब धनावेश अलग हो और ऋणावेश अलग होता है तो ये एक द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह व्यवहार करते हैं? द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। अब अगर द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं तो इनको हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, इनको हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इधर प्लस है, इधर प्लस बना दिया, इधर माइनस है, इधर माइनस बना दिया। तो हम इसको ऐसे भी दिखाते हैं। एनसीईआरटी ने इसको ऐसे दिखा रखा है। मान लो कि हम एक HCl ले रहे हैं ढेर सारा, तो HCl ऐसे अगर ले लिया तो उसके खूब सारे अणु हैं HCl HCH प्लस Cl माइनस के, तो यहाँ पे ऐसे एक अणु बना लिया, एक ऐसे अणु बना लिया, एक ऐसे अणु बना लिया, एक ऐसे अणु, 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 एक ऐसे अणु। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे, सब में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सब में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे करके सब में प्लस माइनस सब में है। ये भी HCl का एक अणु, HCl खूब सारे HCl के अणु मिल करके एक परमाणु मतलब एक संरचना बना करके निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यहाँ पे देख रहे हो तो ध्रुवीय परावैद्युत समझ में आ गया, जिसमें क्या हो गया, जिसमें द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं, यानी एक प्लस होगा, एक धनावेश होगा और एक क्या होगा, ऋणावेश होगा। धनावेश यहाँ पे इस तरीके से दिखाएंगे, ऋणावेश को इस तरीके से दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे दिखा दिया, एक HCl का अणु, एक HCl मिलकर के पूरा एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र नहीं है, पहले लिखोगे बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, मतलब कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसे प्लेटों के बीच में नहीं रख रहे हैं, अभी हम इसे प्लेटों के बीच में नहीं रख रहे, कोई बाह्य क्षेत्र नहीं लग रहा, ये जो क्या बन रहा है, ये एक बाह्य विद्युत क्षेत्र बन रहा है, ये एक क्षेत्र बन रहा है। अभी अगर मैं इसको कहीं नहीं रख रहा, कहीं नहीं रख रहा, बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति है, कोई क्षेत्र में नहीं रख रहा, तो पता है क्या होता है बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में? तो ये क्या करते हैं ना, इनका जो कुल द्विध्रुव आघूर्ण होता है, कुल द्विध्रुव आघूर्ण, कुल द्विध्रुव आघूर्ण, याद रखिए कुल द्विध्रुव आघूर्ण इनका शून्य होता है। मैं कल इसको लिखा दूंगा, लेकिन आज इसको समझ जाइए बस। इनका कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। क्या इनमें द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है? बिल्कुल बेटा। अगर ये द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं, द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं, तो क्या माइनस से प्लस की तरफ एक द्विध्रुव आघूर्ण P नहीं होगा? माइनस से प्लस की तरफ क्या एक द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा P? बिल्कुल होगा। लेकिन चूंकि देखिए माइनस से प्लस एक दिशा इधर हो गई, 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 सबकी दिशा अभी चूंकि बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति है, बाह्य क्षेत्र नहीं लग रहा है, तो सबकी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा अलग अलग होती है। और चूंकि अगर आप मानिए एक द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर दूसरी इधर हो, तो नेट क्या हो जाएगा, इनका जीरो हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा। एक की दिशा इधर, एक की दिशा इधर, एक की दिशा ऊपर, एक की दिशा नीचे, ऊपर नीचे वाला काट देगा, दाएं बाएं वाला काट देगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा। तो यहां पे नेट द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, कुल द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जीरो होता है। पदार्थ का ध्रुवीय परावैद्युत का कुल द्विध्रुव आघूर्ण जीरो होता है बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अगर कोई बाह्य क्षेत्र नहीं लग रहा तो। बात इतना समझ में आया? एक लास्ट चीज और देख लो बस, थोड़ा सा इसकी लास्ट चीज एक जान लो बस, उसके बाद जाओ। एक लास्ट चीज जान लो बस, ठीक है, फिर चले जाना। अगर मैं बाह्य क्षेत्र लगा दूं, मतलब अगर मैं इसको प्लेटों के बीच में रख दूं, अगर मैं इसको देखो प्लेटों के बीच में रख देता हूं, इस तरीके से प्लेटों के बीच में अगर मैं इसे रख देता हूं, अगर मैं इसको, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, अगर मैंने इसको पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है और इसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, और इसके बीच में क्या रख दूं, इसके बीच में क्या रख दूं बेटा, एक ऐसा पदार्थ रख दूं जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण खूब अलग अलग दिशा में ऐसे 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 हो, इस तरीके से हो। आपको पता है क्या होगा, जैसे ही बाह्य क्षेत्र में हम इसे रखेंगे ना, बाह्य क्षेत्र में हम इसे रखेंगे, यहां पे देखो प्लस से बल रेखा निकल रही है, माइनस में जा रही है, तो ये जितने भी है ना, ये जितने भी हैं, ये जितने भी अणु हैं, इन पर लगेगा एक बल। क्या लगेगा, एक बल लगेगा, बल लगेगा। और वो बल कैसा होगा, जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है उस पर क्षेत्र की दिशा में लगेगा, क्षेत्र की दिशा में लगेगा। और जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव आवेश है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। मतलब यहां पे देखिए दो चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव,
HCl में एक H प्लस है, एक Cl माइनस है, एक H प्लस एक Cl माइनस है। तो जितना भी पॉजिटिव वाला है उस पर क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा किधर है, इस तरफ है, क्षेत्र की दिशा किधर है, इस तरफ है, क्षेत्र की दिशा इधर तरफ है। तो सारे H वाले जो प्लस वाले हैं उस पर उधर की तरफ बल लगेगा, और जो माइनस वाले हैं उस पर क्षेत्र के उल्टा दिशा में, क्षेत्र के विपरीत। माइनस वाले जितने भी चार्ज उन पर क्षेत्र के उल्टा दिशा में, इधर तरफ लगेगा। माइनस वालों पर क्षेत्र के उल्टा लगेगा, ऐसे ऐसे लगेगा, और प्लस वाले पर क्षेत्र की दिशा में ऐसे ऐसे लगेगा। बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ, देखो फिर क्या हो जाएगा, अब उससे होगा क्या, ध्यान से देखना क्या होगा कि जो हमारा प्लस वाला होगा, जो सब क्षेत्र में रखने पर ये सब संरेखित हो जाएंगे बेटा। क्या हो जाएंगे? क्षेत्र में रखने पर सारा जितना भी इसका द्विध्रुव था अंदर वो सब संरेखित हो जाएगा। संरेखित मतलब पता है क्या होता है? संरेखित मतलब होता है एक ही लाइन में हो जाएंगे, यानी द्विध्रुव हमारा ऐसे ऐसे हो जाएगा बेटा, सारा द्विध्रुव हमारा ऐसे ऐसे हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। जितना नेगेटिव वाला है, ध्यान से देखिए, जितना नेगेटिव वाला है इधर आ जाएगा, पॉजिटिव उधर चला जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव उधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव उधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव उधर। इस तरीके से संरेखित हो जाएंगे बेटा सारे सारे। विद्युत क्षेत्र में ध्रुवीय परावैद्युत को रखने पर, विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब मैंने किसी ध्रुवीय परावैद्युत, कौन से होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत बेटा? ध्रुवीय परावैद्युत कौन से होते हैं? HCl, H2O, इन सबको रखा तो क्या हुआ? जितने धनावेश थे उस पर क्षेत्र की दिशा में बल लगा, ऋणावेश पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगा, और ये सब संरेखित हो गए। अब देखिए, ये प्लस और ये माइनस, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये प्लस ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ऐसे कैंसिल कर देंगे, बीच में ऐसे कैंसिल कर देंगे। तो होता क्या है कि यहाँ पे एक एक यहाँ पे बन जाता है ये वाला सिरा माइनस, ये वाला सिरा प्लस, ये वाला सिरा माइनस, ये वाला सिरा प्लस, ये वाला सिरा माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस। अब क्या होगा कि भैया बीच वाले सब माइनस प्लस कैंसिल कर दिए। अब होगा क्या, इसका इस वाले पृष्ठ पर ध्यान से देखिएगा, इसका ये वाला जो पृष्ठ होगा ना, ये वाला पृष्ठ इधर तरफ माइनस आ जाएगा, और ये वाला जो पृष्ठ था इसका तिरछा बन गया क्या जी? हाँ, इसका जो ये वाला पृष्ठ था, इस पर सब में प्लस आ जाएगा। अब समझ में आया क्यों माइनस आ गया, क्यों प्लस आ गया, क्यों माइनस आ गया, क्यों प्लस आ गया? अब भैया आएगा ही आएगा, आप बताओ क्यों नहीं आएगा? अब आप बताओ भाई क्यों नहीं आएगा? भैया इसके ऊपर प्लस आ गया क्योंकि इधर तरफ द्विध्रुव का जो अंदर वाला था वो प्लस चला गया, इधर वाला माइनस चला गया, इधर वाला पूरा प्लस हो गया, इधर वाला माइनस आ गया। अच्छा, अब ये बताइए कि प्लस से माइनस की तरफ ना इसमें क्या होता है कि एक आंतरिक क्षेत्र भी स्थापित हो जाता है। प्लस से माइनस की तरफ इसमें क्या होता है, एक आंतरिक क्षेत्र बन जाता है। आंतरिक क्षेत्र यानी पदार्थ में भीतर ही एक क्षेत्र आ जाता है। बाहर देखिए एक क्षेत्र है, बाहर क्षेत्र इधर की तरफ है प्लेटों के बीच में, इसे कहेंगे बाह्य क्षेत्र। जो पीली रेखा देख रहे हैं, ये क्या है? ये बाह्य क्षेत्र है। लेकिन पदार्थ में क्या हुआ है, ये वाला हिस्सा प्लस हो गया, ये वाला हिस्सा माइनस हो गया, प्लस से माइनस की तरफ एक आंतरिक क्षेत्र भी आ गया भैया, एक आंतरिक क्षेत्र भी आ गया। अगर हम बाह्य क्षेत्र को E1 बोलें और आंतरिक क्षेत्र को E2 बोलें तो याद रखिएगा हमेशा कि जो बाह्य क्षेत्र होता है ना वो मजबूत होता है, E1 हमेशा ज्यादा होगा, और अंदर वाला जो क्षेत्रवा होता है ये कमजोर होता है, E2 हमेशा कमजोर होता है। इसको कल और डिटेल में समझेंगे, कल डिटेल में समझेंगे। अरे प्रभु कल डिटेल में समझेंगे, माफ कर दो देवी देवताओं, थोड़ा सा देर क्या हो गई, तो हमको देर तो दे ही नहीं सकते भाई, क्षमा कर दीजिए, इसको कल डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है? एक बार और कल पढ़ेंगे, जितना अभी तक लिखवाए हैं उसको रिवीजन कर लेना, उसको कॉपी में कर लेना, ठीक है? फास्ट ट्रैक रिवीजन में देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अभी तक हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा? परावैद्युत के बारे में जाना, होते क्या हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अगर हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उनमें क्या होता है, विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे विद्युत धारा का चालन नहीं करते, ऐसे कोई इसमें आवेश नहीं बहता, लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र में रखते हैं इसे तो विद्युत प्रभाव ये उत्पन्न करते हैं, ठीक है? चलो आगे देख लिया। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या जाना, और क्या जाना जी? हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में जाना, ठीक है? और तीसरी चीज हम लोगों ने क्या जाना, न्यूमेरिकल किया था। चलिए, होमवर्क आपका ये है प्यारे बच्चों, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करें।
आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला कल कराए थे ना, वही वाला फॉर्मूला आपको निकालना है, प्रूफ करना है, ठीक है। आगे देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, परावैद्युत और ध्रुवण से आप क्या समझते हैं। परावैद्युत से क्या समझते हैं, परिभाषा लिखिएगा, ठीक है। अगली क्लास आपको संधारित्र के बारे में कल शुरू करेंगे, लेकिन पहले इसे रिवीजन करा देंगे। कल हो सकेगा तो एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, कल एक एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक अभी एक बार और समझाएंगे, एक बार ये टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना है, इस टॉपिक को एक बार और क्लियर करेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहे ओंकार बैच के साथ। लव यू एवरीवन। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जहाँ कहीं कुछ नहीं समझ में आया, और कम्युनिटी बॉक्स जरूर चेक कर लिया करिए। कई सारे बच्चों को मैं कम्युनिटी में खुद मैसेज किया हूँ, अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप कम्युनिटी में डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनली जुड़ जाइए, जहाँ भी कहीं दिक्कत समस्या है पूछ सकते हैं आप, ठीक है। लव यू।